चलिए, तो लेंज नियम हम सीख चुके थे। लेंज ने बताया जो विद्युत वाहक बल है, वैसे तो फैराडे ने बताया विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता। ये बात जैसे ही लेंज को पता चली कि करंट के वजह से फ्लक्स की वजह से विद्युत वाहक बल पैदा होगा और इस विद्युत वाहक बल की वजह से करंट प्रोड्यूस होगी, खट से फैराडे से पूछा कि करंट की डायरेक्शन बताओ। तो फैराडे भाई इस बात को नहीं बता सके। उनने कहा होगी यार, अपना जाके चेक कर लो। हमें का मतलब करंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन तो लेंज ने उस बात को आगे बढ़ाते हुए दुनिया को ये बताते हुए कि भैया करंट कैसी प्रोड्यूस होगी, अगर आप कुंडली आप इस्तेमाल करोगे तो उस कुंडली में कैसी करंट प्रोड्यूस होगी, उसकी डायरेक्शन को बताने का काम किया। अब हमारे लेंज भाई अपने बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अगर कुंडली ऐसी है तो हम चुंबक को, मैं पिछले क्लास को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कुंडली को जब मैं पास ला रहा था, चुंबक को पास ला रहा था तो फ्लक्स चेंज हो रहा था। फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ जनरेट होगा जिससे करंट आएगी। हमने करंट को ऐसे माना। जब करंट को ऐसे माना तो देखा मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस तरफ है, कुंडली में भी इस हिसाब से यहाँ नॉर्थ और उधर क्या आ गया। और जब हमने करंट को ऐसे माना तब गड़बड़ हो गया था, नहीं उल्टा हो गया ना, इधर नॉर्थ आ गया था और इधर क्या आ गया था, साउथ आ गया था, जिससे ये साउथ ई नॉर्थ, तो दोनों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन शुरू हो गया यहाँ और दोनों एक दूसरे के पास आने लगे। जो देखा गया कि ये तो एनर्जी के कंजर्वेशन का विरोध हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ का उल्लंघन हो रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होगी ना ही, तो उस लॉ का विरोध हो गया। भाई साहब अगर ऐसा हो जाए तो चुंबक खुद ब खुद अपने आप इसके पास जाने लग जाएगा और करंट खुद ब खुद बनने लग जाएगी, क्योंकि करंट एक ऊर्जा है तो खुद ब खुद एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाएगी कि नहीं बताओ। और यही सबसे बड़ा झमेला है, एनर्जी खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं हो सकती, उसे बनाने के लिए आपको कोई दूसरी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो करंट एनर्जी अगर बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर बन रही है, तो चुंबक को पास लाने में, अगर इसको आप पास लाओगे तो आप कौन सी ऊर्जा व्यय करोगे, गति आ रही है यहाँ, तो गति आ गई तो कौन सी ऊर्जा आ गई, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी आ गई, तो आप मैकेनिकल एनर्जी खर्च करोगे। और अगर खुद ब खुद वो खींच लेगा तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी पूरी सेम नहीं हो जाएगी। इस केस में तो अभी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब एक सर्कुलर वाला केस करूंगा। सर्कुलर केस में क्या होगा भैया, हम चुंबक को घुमाएंगे, एंगल चेंज करेंगे, क्योंकि फाई किस पर डिपेंड करता है, बी पर, बी और एरिया और थीटा पर। तो अभी हम थीटा चेंज करने लग जाएंगे। जब थीटा चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, तो भी ईएमएफ जनरेट होगा, तो भी करंट। अब सोचो आप, थीटा कैसे चेंज होगा, हम चुंबक को घुमा देंगे किसी एंगल पर, और जैसे ही घुमाएंगे तो फिर यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन जैसा वहाँ भी लग जाएगा। तो वहाँ क्या होगा, हम यहाँ तो थोड़ा पास ला रहे हैं तो अपने आप बुला ले रहा है, हाँ जी। तो वो जब हम थीटा पर घुमा देंगे चुंबक को तो वो अपने आप घुमाने लग जाएगा, और अपने आप अगर घुमाने लग जाएगा तो हम फिर पंपी सेट क्यों चलाएंगे, इंजन क्यों चलाएंगे बोलो। फिर तो हम एक बार घुमाएंगे फिर जिंदगी भर उससे करंट लेते रहेंगे। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने करंट की डायरेक्शन ऐसी नहीं लेनी है, ऐसी होगी भी नहीं। तो फिर कहा कि इसका डायरेक्शन चेक कैसे करोगे, कहा ऐसे चेक करना, कुंडली में ऐसी फील्ड बनाना ताकि जिस कारण से वह उत्पन्न हुई है उसका क्या करने लग जाए, विरोध होने लग जाए। तो फिर कहा करंट ऐसी नहीं मानिए, करंट ऐसी मानिए, ऐसी मानिए नहीं, ऐसी ही होगी, तभी इसका विरोध हो पाएगा, तभी एनर्जी का कंजर्वेशन काम करेगा। आप चुंबक को पास लाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी खर्च करेंगे और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। क्लियर है, हाँ बोलो। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन सही ना हो, तुम पंगा ले रहे हो। किससे पंगा ले रहे हो पता है, हमसे नहीं पंगा ले रहे हो, नहीं, ये न्यूटन से पंगा ले रहा है, ये आइंस्टीन से पंगा ले रहा है। भाई साहब इतने बड़े लोगों से तो मैं भी पंगा नहीं लेता और तुम तो उनसे पंगा ले रहे हो, ये मेरे औकात की बाहर का सवाल है। हाँ बिल्कुल,
हाँ। तो अगर हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं कि ये नियम सही है, तो ये नियम कभी आगे गलत ही नहीं होगा। अगर गलत होगा तो क्या है ना बाबू, एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ माना गया है उसको अभी तक गलत देखा नहीं गया। सारी दुनिया उस बात को फॉलो कर रही है। किस केस में? एटम बम के केस में भी एनर्जी कंजर्वेशन का कहाँ विरोध हुआ है? क्या? नहीं नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स के लोगों ने यह बताया कि ऊर्जा कंजर्व रहती है, लेकिन आइंस्टीन आके बोला कहा ऊर्जा कंजर्व नहीं रहती है। तो वहां पर लोगों ने पूछा कि यार तुम तो एनर्जी कंजर्वेशन का विरोध कर रहे हो। अभी इसको पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में, इस पर काफी बहस होगा, क्योंकि तब तक आपके अंदर भी वो बातें डेवलप हो जाएंगी। तो वहां पर आइंस्टीन ने क्या कहा? कहा एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो लोगों ने घेर लिया आइंस्टीन, आइंस्टीन इधर क्या बोल रहा था? एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। आइंस्टीन चुपके से निकला बेचारा, कहा अरे मेरे मुंह से निकल गई थी, ऐसे मैं बोल दिया। उसने कहा कि भैया कारण दिया, उसने कहा कि एनर्जी अकेले कंजर्व नहीं रहती, मैं तो ये बोल रहा था एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ये तो मैं नहीं बोला हूं। मैं ये बोला हूं कि एनर्जी अकेले कंजर्व नहीं रहती, एनर्जी और मास मिल के कंजर्व रहते हैं। तो वहां जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटम बम के केस में आप बात कर रही हैं, उस केस में बाबू मास चेंज हो जाता है एनर्जी में। तो वहां पर लोगों ने ये कहा कि यार ये तो एनर्जी उत्पन्न कर दी आपने। उत्पन्न नहीं करी। एक्चुअली में पहले लोगों को ये पता नहीं था कि मास और एनर्जी में एक रिलेशन है। वो रिलेशन स्टेबलाइज किया, E बराबर mc² का एक फार्मूला है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं आप लोग। सापेक्षिकता का सिद्धांत इस दुनिया में सबसे बड़ा फार्मूला, जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला आइंस्टीन को। तो उसने कहा कि ये नहीं भाई साहब, एनर्जी अभी तक क्या पता था? उसके पहले तक हमें यह पता था कि ऊर्जा कंजर्व रहती है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, ना नष्ट होगी। लेकिन जब आइंस्टीन आए तो उन्होंने कहा अकेले एनर्जी कंजर्व नहीं रहती भैया, मास उसके साथ कंजर्व रहता है, यानी कि ऊर्जा और मास दोनों मिलके कंजर्व रहते, वो उसने बताया। तो मास चेंज हो जाता है किसमें बाबू? एनर्जी में। लेकिन मास चेंज इस दुनिया में 2 बार हुए हैं, केवल और केवल धरती पर। एक बार हिरोशिमा पर गिरा था और एक बार नागासाकी पर। तो वहां पर कुछ यूरेनियम के मास में गिरावट आई थी। आई बात समझ में? मतलब वही मास जो हल्का सा कम हुआ था यूरेनियम का, या जो कह लीजिए रेडियो एक्टिव मटेरियल का, वही मास किस में चेंज हो गया था। और जब मास एनर्जी में चेंज होगा भैया, तो बहुत तगड़ी तबाही मचाएगा। यानी कि सूर्य के पास जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है? वही 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 वो जो वहां रिएक्शन हो रहा है, क्या कहते हैं जी, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। इस केस में यानी कि हाई टेम्परेचर आपको चाहिए होगा। मास को एनर्जी में चेंज करना इतना आसान काम नहीं। ये तो पता चल गया है ना कि मास एनर्जी में चेंज हो सकता है, तो फिर रहने देते हैं, ये सिलेंडर विलेंडर बंद कर देते हैं। तो ले आओ कचरा दुनिया भर का और बनाओ खाना उससे। लेकिन उसने कहा ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा। इस पर हम काफ़ी अच्छा बहस करेंगे, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कब? मॉडर्न फिजिक्स में एक पूरी ब्रांच है इसकी, परेशान मत रहिए। हाँ, तो मतलब अगर कोई व्यक्ति मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको तो जलाते हैं, तो वो भी तो मतलब मास होता है, वो भी तो एनर्जी का जन्म होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें तो ऐसा इफेक्ट नहीं होता है। कहाँ ऐसा इफेक्ट नहीं हो रहा है? बम फटने जितना होता है। अरे भाई उसकी राख बच रही है ना, तो कहाँ मास चेंज हुआ? मास एनर्जी में कहाँ कंजर्व हुई? 70 किलो का हो तो 50 ग्राम का। हाँ, मास नष्ट होना चाहिए, मास नष्ट होना चाहिए। किसका? नहीं, वो तो सब्लिमेशन का उदाहरण है। वहां पर सॉलिड से सीधे वो किस में जा रहा है? गैस में जा रहा है। गैस पार्टिकल तो है ना, तो गैस पार्टिकल भी तो पदार्थ है, मैटर है ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि गैस पार्टिकल मैटर नहीं है? अरे 3 स्टेट पढ़े थे ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओ मिश्रा जी सुध रहे हो का? पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो यार। देवांश मिश्रा ना? हाँ, याद हो गया तुम्हारा नाम मुझे, सिलेबस काफी बड़ा था। उसका नाम है अभिषेक यादव। देखा, मैंने याद कर लिया। चलिए, तो लेंज ने बताया। और कोई सवाल? लेंज ने यह बताया कि आपको जवाब समझ में आया कि भाई साहब ऐसा करंट क्यों मान रहे? क्योंकि हमें मानना पड़ेगा यार, कुछ तो मान के चलना पड़ेगा, मजबूरी है, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। आपने वो एक बार मैं आपको बताया था कि कुछ चीजें दुनिया में आपको माननी पड़ेगी, जो चीजें आप नहीं मानते उसे बदल दीजिए।
और जो नहीं बदल सकते उसे मान लीजिए। यहां बदल नहीं पाएंगे तो मानना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छी बात है। तो गाइस लेंज ने कहा डायरेक्शन ऐसी मानना कुंडली में जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसका विरोध होने लग जाए, और इस वजह से यहां पर लेंज के नियम को मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। आगे आज लिखिए थोड़ा सा इसका। ये 3 केस हो गया, 4 केस हुआ होगा, एक केस और है इसका। एक एग्जाम्पल और खाएंगे, खा लेते हैं जब इतना खाए ही हैं। उड़ तो नहीं रहा यार आप लोगों को, हाई फाई तो नहीं लग रहा, लेकिन चीजें हाई फाई हैं सब। हाँ, लग नहीं रहा हो अच्छी बात है, लेकिन चीजें हाई फाई हैं। ये सब इंजीनियरिंग का डिस्कशन है। आप लोग बड़े होंगे तो आपको महसूस होगा मास्टर ने क्या पढ़ा दिया है। कुंडली घुमा देंगे तो चुंबक बन जाएगा, चुंबक घुमा देंगे तो है जी। चलिए ये वाला केस पहचानिए मेरे लाल। ये मेरे पास एक लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, अब थोड़ी सी बड़ाई क्या कर दी तुम लोग, बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ जाते हो। इसमें करंट फ्लो कर रही है आई ऊपर की तरफ, और सामने रखी है एक कुंडलिया, जे है कुंडलिया। अच्छा एक बात बताइए, इस परिपथ में अगर धारा बहेगी तो यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं, और वो कैसा होगा? अंगूठा की डायरेक्शन में करंट हो गई, उंगलियां घुमाएंगे तो यहां पर कौन सी डायरेक्शन आएगी? इस कुंडली के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिल रहा है? क्या अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है? और ये कुंडली है, और मेरे लाल क्योंकि मैंने यहां पर एसी करंट भेजी है तो यहां पर आई चेंज होगा। आई चेंज होगा तो फिर क्या चेंज होगा? बी चेंज होगा। अच्छा कितना प्रोड्यूस होगा बताना चाहेगा कोई मुझे? म्यू नॉट अपान 4 पाई अनंत लंबाई के तार की वजह से 2I बाई, बचपन की चीजें हैं, सन 75 में पढ़े थे अपन। तुम्हारा हुआ था क्या? ऐसे पूछ रही हो तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I बाई आर, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और क्योंकि मेरे लाल करंट यहां मैं जब बदलने लग जाऊंगा तो क्या बदलने लग जाएगा? बी, क्योंकि मैं एसी करंट भेज रहा हूं, बोलो ना। तो मेरे लाल अगर बी बदलने लग जाएगा तो हमारा कहा गया जो फार्मूला हेराइगल का ईएमएफ वाला, लिखे ही नहीं, जे है। बी चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ बनेगा तो करंट बहेगी। लेकिन अब यहां करंट बहेगी कैसे? ऐसे वाली या वैसे वाली? बताओ यार, क्यों खाए दम है कोई माई का लाल? करंट की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मानूं या एंटी क्लॉकवाइज मानूं? आप में से कोई बताना चाहे यार, अच्छा लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज। आइए चेक कर लेते हैं। यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इस तरफ से उस तरफ। लेंज का नियम लगाइए यहां पर। अब सपोर्ट नहीं होना चाहिए, अगर सपोर्ट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रही है? बाहर से अंदर की तरफ जा रही है। तो जरा सोचना, क्रिएट करते हैं। इधर रहा होगा नॉर्थ और पीछे क्या रहा होगा? क्लियर है? तो ऐसा इस कुंडली में धारा बनाइए, इधर है नॉर्थ, कुंडलिया वाला कहां गई बहु? यह है ना, इस कुंडली के इधर से जो चुंबक जा रहा है इसके तरफ नॉर्थ है, और उधर क्या है मेरे लाल? तो सपोर्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो जरा मुझे सोच कर बताइए, अगर मैंने करंट ऐसी बहा दी इस कुंडली में, अगर मैंने करंट ऐसी बहा दी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाने लग जाएगा, और अगर इधर जाने लग जाएगा तो उधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अट्रैक्शन हो जाएगा तो सेल्फ करंट प्रोड्यूस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और सेल्फ करंट प्रोड्यूस हो गई तो लेंज के नियम का विरोध हो गया कि नहीं? लेंज का नियम नहीं, ये कहिए एनर्जी कंजर्वेशन का विरोध हो गया। और एनर्जी कंजर्वेशन का विरोध हो गया तो फिर ये सही, तो फिर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे तो इसका नॉर्थ इधर आ जाएगा और इसका भी नॉर्थ इधर आ जाएगा। तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल करने लग जाएंगे, विरोध होने लग जाएगा, और जय माता दी हो जाएगा। आ रहा है ना नौरातम? तो करंट इसमें कैसी बह रही है मेरे लाल? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज।
घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत। ये कौन सी करंट होगी मेरे लाल? इंड्यूस्ड। अच्छा, ये वाली कौन सी करंट होगी? जिसे हमने भेजा है, जिसको हमने फ्लो करवाया, तो इंड्यूस्ड करंट नहीं है। बात समझ में आई? इंड्यूस्ड करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रही। तनी इसको एग्जाम्पल के तौर पे उतार लीजिए, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे जब मोटर बनाएंगे। छोटी मोटी बातों को समझाने में नोट करते हैं जिसे। चिंता मत करो यार, अपन इतना कवर कर ले रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी अगर आप सवाल करोगे तो वहाँ भी कर ले जाओगे। चिंता मत करो। हम यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी बहुत रेयर केस में ही मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, बस वही छोड़ता हूँ। ये सब बातें ना भी बताई जाए, ये सब क्या कर लोगे? ये सब सिलेबस में नहीं है, ये सब क्या करोगे जान के? लेकिन मोटर में इसको समझते समय थोड़ा आसानी मदद मिलेगा, और कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या है? तो हेडिंग लगाइएगा जरा, तो अगला हेडिंग, मॉडिफाइड फैराडे लॉ। कई बार कुछ लोग इस फार्मूले में माइनस का चिन्ह जो लगाते हैं उसे ही लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम माइनस नहीं है, लेंज का नियम की वजह से वो माइनस आता है, ठीक है ना, है वो फैराडे का नियम। लेकिन कुछ यूट्यूबर, कुछ भव्य दिव्य पुरुष ऐसा कह देते हैं कि माइनस यहाँ लगा देंगे तो ये बन जाएगा लेंज का नियम। भैया वो फैराडे का ही नियम है। माइनस क्या बताएगा? डायरेक्शन बताने आ रहा, क्योंकि जिस कारण से उत्पन्न हुआ है ईएमएफ, उसका क्या हो जाएगा? तो वो लेंज का नियम नहीं। लेंज का नियम तो यही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो अब हम हेडिंग लगाएंगे मॉडिफाइड फैराडे लॉ, फैराडे का संशोधित नियम। ये कम थोड़ा होशियार रहा, कई लेंजवा बता ही दिए भाई कि विरोध हो एक चाहिए। हिंदी हो तो बताइली। तुम लोग कितने भोले हो। मॉडिफाइड फैराडे लाज, नहीं लाज एक बार लिख दिया। फैराडे का संशोधित। ए बाबू, संशोधित में कौन सा सा रहेगा? सही है? दिमाग ना खराब करो, यूपी बोर्ड से है ये। हाँ, अंग्रेज से हम नहीं आए हैं। तो गाइस, बचपन में हमारी एक मैडम जी हुआ करती थी, तो वो हिंदी पढ़ाते समय बहुत मारती थी, और ख़ास तौर पे वो मुझे बहुत पीटती थी। एक बार गलती से मे पर वो नहीं होता है जी, क्या नाम है, यहाँ पर वो इमला बोल रहे थे, तो हमने गलती से मे पर ये बिंदी नहीं लगाया था, पटक के बहुत मारा था। और तब से हमें, है ना, मैं कई बार सुलेख लिखता हूँ तो वो गलत नहीं जाता, अब कभी कभार चल जाता है, नहीं तो पहले तो बहुत मार पड़ी है इसके वजह से। बचपन में जब आप मार खा लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। देखेंगे इसमें तो कुछ नहीं यार, ई इंड्यूस जो होगा उसके आगे क्या लगा लेंगे मेरे लाल? डी फाई अपान डी टी। प्राइमरी स्कूल पर पढ़ते थे यार, प्राइमरी में। यहाँ पर क्या लगा दिया? माइनस चिपका दिया। और ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस किस बात को इंगित कर रहा है? दिशा, नहीं, हाँ ये कह सकते हैं दिशा संकेत, दिशा का संकेत बता रहा है। और अच्छा, फाई क्या बता रहा है? अच्छा, फाई भी यहाँ लिखा गया है। फाई भी क्या है? फ्लक्स है ना, ठीक है, यही लिख लीजिए, यही मॉडिफाइड फैराडे लॉ हो गया। बस और का, ठीक है। एक सवाल करेंगे इस बात को समझने के लिए। लिखे,
नहीं नोट हुआ? लिखिए एक सवाल दिया गया है, बी दिया है फंक्शन के रूप में टी के घाते 3 टेस्ला। अच्छा मेरे लाल एक बात बताइए, अगर फंक्शन के रूप में दिया है तो डिफरेंशिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो लगना है यहाँ पर। एवरेज तो यहाँ नहीं निकालेंगे, एवरेज निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात क्या है, एरिया दिया है 2 मीटर क्यूब और थीटा दिया है 60 डिग्री और यन दिया है नंबर ऑफ टर्न 10। हमसे पूछ करवाया गया क्या सवाल? ये वाला करवा दिया गया क्या? क्या आया था उत्तर? ये सवाल हो गया है? हाँ अरे एरिया यार मीटर स्क्वायर में ही होता है। हो गया है? दूसरा सवाल करिए। अरे लो लिखिए, एक आयताकार कुंडली, सवाल लिखिए, सवाल है, एक आयताकार कुंडली। ये सवाल के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी है, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं दूंगा, सब चर के पदों में दिया जाएगा। एक आयताकार कुंडली जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए बड़का ए है, एन से मिल लियो, एन देखो लो कैसे बैठलिन भंडारा परे। एक आयताकार कुंडली जिसका क्षेत्रफल ए है तथा फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या। इस कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बड़का भी कैपिटल बी में कोणीय वेग ओमेगा कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। यदि कैपिटल ई व एरिया वेक्टर के बीच प्रारंभिक कोण फाई है, प्रारंभिक कोण फाई है, ये फ्लक्स वाला फाई नहीं है, प्रारंभिक कोण फाई है, हो गया? फाई है तो कुंडली में प्रेरित ताक्षणिक विद्युत वाहक बल व
प्रेरित धारा का मान ज्ञात करिए। ज्ञात करिए, ठीक है। यदि कुंडली की प्रतिरोध बड़का आर है, ये क्वेश्चन है कि सर जी निबंध लिखवा रहे हो? बड़का आर है, पूर्ण विराम। अब सवाल समझा दूं, आज बस सवाल समझाया जाएगा, प्रॉब्लम आज क्रिएट कर दी गई है। एक आयताकार कुंडली ली जा रही है, ठीक है, ओके। यहाँ एक चुंबक लगाया जा रहा है और एक चुंबक इधर नॉर्थ है, इधर। अब इस कुंडली को मैं घुमाने जा रहा हूँ, तो इस कुंडली से जाने वाली फ्लक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? अब इस कुंडली को अगर मैं सर्कुलर मानता, मेरे लाल ऐसा मानता, तो इसमें अभी फुल फ्लक्स जाएगा, लेकिन जब ये ऐसी हो जाएगी तो फ्लक्स जीरो जाएगा। यानी कि जब इसको आप घुमाने लग जाओगे तो फ्लक्स इसमें चेंज होने लग जाएगा, और फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, कुंडली में धारा आ जाए। वही कह रहा कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक आयताकार कुंडली को थीटा एंगल से घुमाना शुरू कर दिया जाए, तो मुझे बताइए कितनी धारा आएगी, कितना ईएमएफ आए। कुंडली का रेजिस्टेंस इतना है, मतलब इसको कितने रफ्तार से घुमाया जा रहा है, वो ओमेगा है, घुमाने की रफ्तार बताई गई है, और उसमें कितना फेरा लपेटा है, एन फेरा। इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए या करने के लिए अपने को आना चाहिए मैथमेटिकल टूल का एक कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है साइन और कास का फंक्शन। तो पहले आप क्या करेंगे, घर जाएंगे, आज मैंने एक फंक्शन नाम का वीडियो बना रखा है, उसको एक बार आप रिवाइज करेंगे। फिर दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा मैथमेटिकल टूल में ही साइन और कास का कर्व बनाना, ग्राफ बनाना, साइन थीटा, और वो ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं अच्छे से, देखिए एक तो तरीका है कि आसमान से टपका दूँ वो फार्मूला, वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। और एक तो तरीका इसको ड्राइव करा जाए, तो ड्राइव करने में तब मज़ा आएगा जब आपको फंक्शन की जानकारी होगी साइन कास का, और दूसरा कि साइन और कास का ग्राफ कैसे बनता। ये दोनों बातें मैंने वीडियो के रूप में इसमें उपलब्ध करवा रखी हैं, यूट्यूब पर आप जाए सर्च करिए। हाँ, प्रारंभिक वीडियो 11वीं में जब मैंने पढ़ा था तभी से वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग सर्च कर लेना, फंक्शन का और साइन कास के ग्राफ का, दोनों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। इसको देखकर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।